तो लॉकअप को चेक करो, ये सर्च फॉर पर्सन रॉन्गली कन्फाइंड, ठीक है ना। अब ये सीआरपीसी से निकल के ये 22B में 22A और B में भी आ गया है ये कि जी आप जस्टिस ऑफ पीस के पास भी जा सकते हो और यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो ये 100 के ऊपर। अब है डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च ऑफ वारंट द प्रोविजन। अब क्योंकि सर्च वारंट के लिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, कोई कोर्ट को पता चलता है कि जी कोई सीआरपीसी की वायलेशन हो रही है, कोई फंडामेंटल राइट पर्सन का, अभी चीज की नहीं बात कर रहा, पर्सन की, अरेस्ट डिटेंशन, यही ह्यूमिलेशन है ना, और राइट फंडामेंटल राइट कुछ और है। लेकिन जब यहां होगी तो फिर जो है ना कोर्ट डायरेक्शन देगी कि भाई आप जाके देखें कि ये इसको क्यों इलीगल कन्फाइंड में लिया है, या क्यों इसके साथ आप जो है ना इसको डिटेन किया हुआ है, या क्या मामला है। ये पर्सन इंक्लूड पर्सन इन चार्ज ऑफ और क्लोज द प्लेस वेयर सच इन पर्सन। अब कोई भी जगह होगी, ब्रेक ओपन द लॉक भी हो सकता है, विंडो भी तोड़ी जा सकती है, लेकिन कोर्ट उसको सर्च करने की पावर देगा। फिर 103 जो मैं आपसे बता रहा था कि सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेस। अब कोई भी सर्च, पुलिस वाला कोई भी फर्द बनाएगा उसको सर्च कहते हैं। अरेस्ट का मेमू बनेगा, रिकवरी का मेमू बनेगा, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस उसको चाहिए, 103 में ये आ गया। पावर टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। अगर कोर्ट ये समझता है कि कोई डॉक्यूमेंट पीस ऑफ एविडेंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पीस ऑफ एविडेंस तो है मगर ये डॉक्यूमेंट इलीगल है, फैब्रिकेटेड है, अंडर वैल्यू है, तो फिर उसकी एविडेंटी वैल्यू नहीं रहती। अगर एक सेल डीड आपकी है घर की, गवर्नमेंट को आपने 50,000 रुपए देने हैं सेल डीड में, अगर आपने 20,000 रुपए दिए हैं और वो कहीं आ गई कोर्ट के पास, तो अंडर वैल्यू तो कोर्ट उसको इंपाउंड करेगा। फिर इंपाउंड करेगा, फिर इसका एक ऑर्डर है, फिर वो पैसे पूरे देगा, पेनल्टी देगा जो रेवेन्यू लॉस हुआ है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें कि किसी का असला के बगैर लाइसेंस है, वो असला पकड़ा गया बगैर लाइसेंस का, उसकी भी इंपाउंडिंग है, फिर उसका भी एक प्रोसीजर है, उसकी एक नई एफआईआर का कोर्ट देखेगा कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं ले सकता। तो ये पावर टू इंपाउंड द डॉक्यूमेंट एंड इज अ प्रोसीजर, ये तो डॉक्यूमेंट के ऊपर है, वो उसकी थी। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च द पर्सन, डायरेक्ट टू सर्च to be made in presence of the place of the search which he is competent to issue a search warrant। मजिस्ट्रेट साहब ने कहीं कहा, पता चला जी अक्सर यहाँ होता है कि साहब कच्ची गली में जो है ना वो जाली दवाएं मिल रही हैं। अब मजिस्ट्रेट साहब खुद जाएंगे वहां पे, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने किसी को डिप्यूट कर दिया तो फिर वो वायलेशन हो जाएगी 105 की, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब को खुद जाना है, जिस पे लिख दिया एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च to be made in presence of the place of the search which is competent to issue the search warrant। अब वो मजिस्ट्रेट पहले कहेगा डिस्ट्रिक्ट जज से कि साहब ये, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है ना वो अपने इलाके का इंचार्ज है, जैसे एसएचओ अपने इलाके का इंचार्ज है, तो मजिस्ट्रेट के बाद भी 4-5 थाने होते हैं, वो उसका इंचार्ज होता है, उसका इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जज होता है। तो ये सर्च का जो है ना, क्योंकि फिर यही बात है कि जी मजिस्ट्रेट का सर्च वारंट है, अब तो जो चीज आएगी अगर वो कहीं से रिकवर हो गई तो कहेंगे जी मजिस्ट्रेट का सर्च वारंट है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो सच्ची बात होगी, तो फिर उसका भी जो है ना फिर वो इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों को जो है ना बड़ी बारीकी के साथ एग्जामिन करना पड़ता है, और बड़ी बारीकी के साथ लेजिस्लेचर ने इसको इंडक्ट किया लॉ में। अच्छा जी, ये रिवीजन ऑफेंस ऑफ द सिक्योरिटी एंड कीप द, बाकी जो, क्योंकि ये सारे मामला सिक्योरिटी से हैं, चैप्टर की कि सिक्योरिटी कैसे होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट की, कौन से उसकी, इसको पढ़ देते हैं तो आपको फिर समझाता हूँ। दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच सिक्योरिटी कैन बी डिमांडेड फॉर कीपिंग द पीस व्हेन ए पर्सन इज कन्वेक्ट अंडर सबसेक्शन 143, 149 by High Court, Session Court, the High Court, Session Court, or a first class magistrate, or a court time being by passing sentence under order such as may be demanded the security for maximum 3 years of the issuance of the public peace। अब पब्लिक पीस के ऊपर जब
किसी को कोर्ट पकड़ता है तो पकड़ के लाते हैं तो कोर्ट कहता है कि भाई आप ये पब्लिक पीस की वायलेशन करते हो तो आप एक अंडरटेकिंग दो, आप सिक्योरिटी हो, दूसरों के लिए भी सिक्योरिटी हो। तो ये इसके लिए ये सिक्योरिटी वर्क कीपिंग द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विद इन द लोकल लिमिट whether informed then and a person is likely to be breach of the may be demand the security। वही सिक्योरिटी का मामला है कि जी अगर अब किसी को बेल भी दे दे मजिस्ट्रेट तो वो उससे सिक्योरिटी मांगेगा कि जी आपको मैं कैसे बेल दे दूं जब तक आप सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो वो सिक्योरिटी हो जाती है तो बेल बाउंड होता है जिसे कहते हैं। तो उसकी बेसिस के बस फिर ये कहता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसइंटेंडमेंट सिटीजंस बेटर। अब द मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डिमांड करता है सिक्योरिटी टू सिक्योर द गुड बिहेवियर इन फ्यूचर फ्रॉम 3 क्लास ऑफ द पर्सन। वो बिहेवियर के लिए, क्योंकि पीस मेंटेन करना भी इसी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है जिसकी जुरिसडिक्शन में 4 थाने हैं, तो फिर वो किसी से सिक्योरिटी भी ले सकता है गुड बिहेवियर की। वो फिर मेरे 112 जो है ये बाकी 112 का भी यही है कि जी ऑर्डर टू बी मेड, मैंने कहा ना 107, 117, 109 ये सीआरपीसी का ये मामला है कि जी आपको जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो फिर जो है ना ये आपको ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर देना है प्रोसीजर मजिस्ट्रेट व्हेन ही इज एक्टिंग अंडर सेक्शन 109, 108, 107, 8, 9, 110 ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग इन विच he recorded all his reason and detail for the security of the any required person। तो ये इसकी मजिस्ट्रेट इसको 113 जो है 113 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। 113 में यह है कि 112 का ये ऑर्डर पास करेगा कि जी बंदे किसी की भी प्रेजेंस उसकी रिक्वायर्ड है तो उसको कोर्ट में कोई सिक्योरिटी देगा कि अपनी प्रेजेंस करेगा। उसके बाद है सम्मन और वारंट इन द केस ऑफ पर्सन नॉट प्रेजेंट। अगर कोई, अब क्योंकि ये जो 108 से लेकर और 113 तक उसको कोर्ट ने किसी और के सुपुर्द कर दिया कि जी या तो जिसने श्योरिटी दी, जिसने सिक्योरिटी दी कि भाई ये इसको कोर्ट में पेश करेंगे, अगर वो नहीं करेगा तो फिर सम्मन और वारंट इन कोर्ट 114 में करेगा कि भाई आपको सिक्योरिटी दी थी या ये इस श्योरिटी भी आए और मुल्जिम भी आए। तो ये इसलिए है कि उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करना है 114। ये कहते हैं कि जी फॉर रिक्वायरिंग द अटेंडेंस ऑफ अफोरसेड पर्सन द मजिस्ट्रेट शैल इशू सम्मन एंड इफ ही थिंक नेसेसरी टू फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पीस ही मे इशू अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकते हैं कि उससे पहले वार्न करके छोड़ दिया था कि जी आप ये नहीं करेंगे। उसके बाद है कोर्ट में ऑर्डर 115 है ऑर्डर अंडर सेक्शन 1122 अकम्पनिंग विद समन और वारंट। अब ये समन को इशू करने का इन्होंने तरीका है कि जी समन और वारंट जो है 114 में दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है जी। 112 13 की बात हुई, 14 के साथ है पावर टू डिस्पेंस विद द पर्सन। अब ये मजिस्ट्रेट का इख्तियार है कि वो समझता है कि जी इसने जो सिक्योरिटी दी है अब मैं इसको बार बार क्यों बुलाऊं, इसको डिस्पेंस कर देते हैं, जब इसको जरूरत पड़ेगी आएगा, अगर वो डिस्पेंस करने के बाद नहीं आता तो फिर वो इसको वारंट इशू कर देगा। तो ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन है इसमें। इंक्वायरी हैज टू ट्रुथ ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब ये चैप्टर 20 में आता है, मजिस्ट्रेट इसकी इंक्वायरी करता है कि जी जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सही है नहीं है। 118 कहता है ऑर्डर टू गिव द सिक्योरिटी। वो जो सिक्योरिटी जो ऊपर से सिक्योरिटी जो है 100 वो चले कि कोई श्योरिटी बॉन्ड देगा, कोई पर्सनल गारंटी देगा, कोई लिक्विडेट असेट जमा करा देगा, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जमा करा देगा। तो ये 119 फिर डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म अगेंस्ट। अगर किसी की जरूरत नहीं होगी तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है जिसको बाउंड किया हुआ था।
फिर वो 121 में भी वही गुड उसका बाउंड भरना है कि जी मैं जो इस पे जो है ना मतलब लॉ ओबीडियंट हूँ और मैं कोई नहीं करूँगा, मैं स्किप नहीं करूँगा, इसका पूरा फॉर्मेट है। ये तो सिर्फ बता दिए कोर्ट के एक प्रोसीजर मौजूद है। अब जो है 123 में ये कहता है कि जी अगर आपकी डिफॉल्ट हो गया तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी जब श्योरिटी का फॉरफीचर करेगा तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि मुल्जिम को भी जेल भेजे और श्योरिटी को, सिक्योरिटी को भी फाइन करे। एक 124 में कोर्ट का फिर वही इख्तियार है कि जी सेशन कोर्ट में रिलीज एनी पर्सन फॉर फाइलिंग ऑफ गिफ्ट सिक्योरिटी, जब सिक्योरिटी देगा तो वो उसको छोड़ देंगे। सिक्योरिटी का मतलब यही है कि वो उस टाइम पे जब जब कोर्ट उसको बुलाएगी वो आएगा। 125 पे क्योंकि पावर है कोर्ट की, 125 126 पे वो डिस्पेंस करेगा। अब पब्लिक न्यूसेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी वाला मामला है ये 116 126 122 से 126 तक ये इंटायर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि कोर्ट ने सिक्योर करना है कि जी जिसको मैंने रिलीज किया है वो कोर्ट में आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर उसके पेनल कॉन्सिक्वेंसेस कोर्ट के पास मौजूद है। एक 133 से और 142 143 तक ये सारा मामला पब्लिक न्यूसेंस पे है, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस भी अगर कोई आपको ये भी एक किस्म का हर्ट करता है तो पब्लिक न्यूसेंस को मेंटेन करने का मकसद ये है, कोर्ट डायरेक्शन देता है, कोर्ट किसी को बाउंड कर सकता है, इवन के कोर्ट जो है वो जो कमर्शियल व्हीकल है उनको बाउंड कर सकता है कि जी अस्पताल और इसके सामने जो है ना हॉर्न नहीं बजेगा और बहुत सारी चीजें। तो ये सारा चैप्टर जो है ना 126 से ये पब्लिक न्यूसेंस पे है, जिसपे कोर्ट को इख्तियार है कि जी वो उसकी ग्रेविटी देखकर उसको जो है ना कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, डिटेल ऑर्डर। उसके बाद आ जाते हैं 144 पर, ये है टेम्परेरी ऑर्डर इन अर्जेंट केस ऑफ द न्यूट्रल फॉर द अप्रीहेंडेड एज ए डेंजर। जहां पर कोर्ट के सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है कि जी इसको रूटीन से हटके इसकी अर्जेंसी देखनी है, तो फिर कोर्ट जो है ना अपना पावर करके और वो इसको जो है ना टेम्परेरी कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है बगैर सुने, और वो बगैर सुने रिस्ट्रेन कर सकता है। फिर उसके बाद उसको डिसाइड करेगा कि जी वाकई न्यूसेंस के उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। अब उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया था अब ये वहां से आ गया कि जी पुलिस के क्या मामले हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या है। जो हमने शुरू में आपको बताया था कि जी कोई आएगा पुलिस के पास, तो अब 154 में इंफॉर्मेशन है। अब आ गया आपके 154 में आपको FIR कैन बी ओनली मेड, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, आप थाने चले जाए क्या साहब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मेरी कार चोरी हो गई है, तो पुलिस वाला आपको, लेकिन अगर कहेगा कि जी ये तो न्यूसेंस हो रहा है तो बोलेगा भाई मजिस्ट्रेट साहब के पास चले जाओ। ये इसका डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि जी आपकी कॉग्निजेबल बाय द पुलिस है तो पुलिस FIR काटेगा फौरन, और नहीं है तो वो कहेगा जी कॉग्निजेबल नहीं है मुझे बता दे, आप कहीं और चले जाए तो आप जाए। इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 155 में आ गया। अब अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो इसकी रिपोर्ट लेगा और अगर चाहे तो मजिस्ट्रेट के पास चले जाए, या मजिस्ट्रेट इसको भेजेगा या ये मजिस्ट्रेट को भेजेगा। मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन के बगैर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर। ये 155 आ गया। 156 जो है इन्वेस्टिगेशन टू कॉग्निजेबल। अब क्या हुआ 156 जैसे ही FIR कटी और पुलिस के पास आ गया कि ये कॉग्निजेबल बाय द पुलिस है, तो 156 में जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। और अगर उसको जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं है, वरना मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा।
फिर 157 कहता है कि ऑफेंस इज सस्पेक्टेड द पुलिस ऑफिसर शैल रिपोर्ट द सेम टू मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच असर। अब कोई ऐसा ऑफेंस हुआ जिसपे पुलिस ऑफिसर समझता है कि ये कॉग्निजेबल बाय द पुलिस है, तो फिर जाएगा मजिस्ट्रेट के पास और कहेगा जी मुझे ये सस्पेक्ट कर रहा हूं, तो कोर्ट उसको एक ऑर्डर पास करके देगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी 157 की वो रिपोर्ट कैसे कोर्ट में देगा। 158 इस पे डिफाइन करता है एवरी रिपोर्ट सेट द मजिस्ट्रेट अंडर सच शेल इफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो डायरेक्ट टू सबमिट थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब पुलिस ऑफिसर जो है, जो इस काम के लिए मखसूस है, क्योंकि अब सस्पेक्ट हुआ है, अब सस्पेक्ट होना और कॉग्निजेबल होना, उसकी दोनों की जो है ना, दोनों की एविलेशन करा थोड़ा सा हुआ है, तो इसलिए इसको एक अथराइज ऑफिसर होगा, वो उसको रिपोर्ट देगा, फिर वो कोर्ट उसकी एग्जामिन करेगा।